फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 बजे यहाँ पर आपके हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 80 प्रश्न आपके हैं और आपके सिलेबस के अनुसार आपके हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आज के टेस्ट पेपर में आप लोगों का जो स्कोर रहा है वो आपका कितना रहा है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए सब लोग। चलो तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है। चलिए तो अभी आपने देखा था टिड्डी अपने भारत में आया था ना, तो वो दल होता है। क्या होता है? दल। याद रखिए उसमें दल का यूज करते हैं। तब आपका जवाब क्या बनेगा? टिड्डी दल बनेगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। जिसका भी जवाब सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर समभाष से आशय क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, समभाष से आशय क्या है? बदले में उत्तर देना, भाषण देना, मिलकर बोलना या वर्णन करना। सही जवाब क्या बनेगा? देखो समभाष मतलब होता है समान भाषा। क्या होता है? समान भाषा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिलकर बोलना। क्या होता है? मिलकर बोलना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। या तो यहाँ पर अगर लिखा होता है समान भाषा तो हम लोग समान भाषा भी सही कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। चलिए जवाब दीजिए, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। चलिए 3 नंबर आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बिल्कुल सही है। जिसका भी जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रचना के आधार पर सरल कमा, यहाँ पर अब कौन हो जाएगा? संयुक्त और मिश्रित, है ना। ये तो होते हैं ना, तो 3 होते हैं, तो 3 के हिसाब से देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर, कि रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपके मिश्रित वाक्य भेद होते हैं। कुल वाक्य 3 होते हैं ना, तो यहाँ पर जवाब बन जाएगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। एक आपने और भी पढ़ा होगा कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपके अर्थ के आधार, ये तो रचना के आधार पर आपके 3 हो गए, लेकिन अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखना, अर्थ के आधार पर आपके 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो देखो दिया है अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। तो देखो गज दिया है, किलो दिया है और लीटर, तो ये समझ में आ गया कि ये परिमाण में है, मतलब नाप तौल आपका है। लेकिन ये जो आपका दिया है ए नंबर अनगिनत तारे, तो भाई अनगिनत तारे तो इसमें तो आपका ऐड नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका है, ये जो आपका है आपके कह सकते हैं निश्चित संख्यावाची, तो ये भी नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन ये संख्यावाची में आता है ना, अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए देखो अनानास कैसा है, चलिए तो चिल्का झील कैसी है, सब्जी कैसी है, बुंदेली कैसी है। मतलब जवाब आपका ए ही बन गया ना, बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका बन जाएगा। अनानास जो आपका है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये आपका पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। और याद रखिएगा एक वचन जो प्रयोग करते हैं वो आपकी जनता को, ठीक है, किसे? जनता को करते हैं। यहाँ पर जवाब भी हो जाएगा जनता। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यहाँ पर अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। क्या बताते हैं? देखो यहाँ पर शब्द है तो आपका शब्दालंकार हो गया, और यहाँ पर अर्थ है तो आपका अर्थालंकार हो जाएगा। मतलब आपका जो जवाब बनेगा वो आपको बनेगा सी। शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, और यहाँ पर अर्थालंकार बताते हैं कि अर्थ में है ना, तो जवाब कौन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, क्या आपसे समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के उचित आपको समूह बताना है। सही जवाब कौन सा बनेगा? तो देखो यहाँ पर दिया गया कौन सा? कृष्णा है, सूर्य सुता है, फिर आपका दिया गया तटनी। तो देखो तटनी तो होगा नहीं है, मतलब आपका जवाब देखिए बी वाला, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता, ये आपका 9 का ऑप्शन बनेगा, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, तलवार का खेत हरा नहीं होता। मिल गया आंसर, मिल गया आपका जवाब, मिल गया सी नंबर,
ये अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है, मतलब तलवार का खेत हरा नहीं होता है। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर मन है और मंदिर है, बात यहाँ पर आपकी आ गई ना तुलना की, और डैश भी लगा है, तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका कौन सा? डी, रूपक अलंकार बन जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? कह रहे वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी। तो देखो हुई होगी, ये तो आपका हो गया नहीं, था जो आपका दिया है ये भी आपका नहीं है, क्योंकि सामान्य पूछा गया है। इसका मतलब है आपका जवाब जो मिला है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, वर्षा हुई। ये जो आपकी है बिल्कुल आपके यहाँ पर कह सकते हैं सामान्य वर्तमान काल में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से जो शब्द बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? याद रखिए, जातिवाचक संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, इन अव्यय से जो बनते हैं वो आपकी होती है भाववाचक संज्ञा। क्या बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं निश्चित तो है नहीं है कि किसने बनाया है ना, तो यहाँ पर देखो दिया गया है अनिश्चयवाचक, और अनिश्चयवाचक कहाँ पर है? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है बिना दीवारों का घर मनु भंडारी के यह कृति किस विधा पर है? तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि बिना दीवारों का घर ये जो कृति है ना, ये किसकी है? मनु भंडारी की है। ठीक है ना, ये जो आधारित है तो आपकी है क्या, मतलब ये है क्या? तो ये एक प्रकार का क्या है, तो आपका नाटक है। ठीक है ना, बिना दीवारों का घर क्या है? एक नाटक है, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है। सही जवाब इनमें से बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर 16 का ऑप्शन आ रहा है, पारा ना उतरना मुहावरे का उचित अर्थ, घमंड दिखाना, हद कर देना, शांत होना, अशांत होना। चलिए 16 का ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन डी, पारा ना उतरना मतलब होता है अशांत होना, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला दिया है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, तो देखो सरस्वती का आपको होता है कणिका होता है, शारदा होता है, वागीश्वरी भी होता है ना, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा? श्री, श्री ये आपकी सरस्वती का नहीं होता है। ठीक है, सरस्वती का आपका नहीं होता है, ये होता है लक्ष्मी का। किसका होता है? लक्ष्मी का होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य बताना है, यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? तो चलिए, तो यहाँ पर देखो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर बेफुजूल झगड़ मत झगड़ो, बेफुजूल मत झगड़ो। फिर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, है ना, मतलब शुद्ध आपको यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आपको मिल चुका है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, है ना, शुद्ध पूछा गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 18 का जवाब बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ओह बहुत कठिन समय आया है, यहाँ पर बताइए कि कौन सा यहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा? यहाँ पर विराम चिन्ह कौन लगेगा? तो यहाँ पर लगेगा कौन सा? आपका विस्मयाद, मतलब यहाँ पर जो जवाब बनेगा 19 का ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। चलिए बताइए, यमक अलंकार का भेद इनमें से नहीं है, तो आपकी कौन सी नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब आ गए हैं, देखो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह रहा है खग कुलकुल सा बोल रहा है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कर का मन का डर के मन का फेर, मतलब यहाँ पर जो जवाब है ये भी आपका 20 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ए नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरज है जग का बुझा बुझा, ये बुझा बुझा मतलब तो एक ही है ना, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपके अर्थ है एक ही है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश है। क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो ए नंबर इसका आपका नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मानक वर्तनी के आधार पर, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द आपको चुनना है। चलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है कि मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द क्या है? मृत्युदंड। मृत्युदंड की बात करें तो आपका जवाब कौन है? यहाँ पर सी हो जाएगा, ये इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्या कहते हैं?
तो याद रखिए इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा मुहावरा। क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है बेल शब्द का बहुवचन क्या होता है। बेल का बहुवचन, चलिए बेल का बहुवचन क्या होता है, बेले। क्या होता है, बेले होता है, जो कि राइट आंसर आपको मानेगा बी। जिसका भी जवाब बी आ रहा है ये राइट होगा। ठीक है, क्या होता है, बेले होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताइए ये आधुनिक मीरा के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं, किसे जानते हैं, तो आपके महादेवी वर्मा को। बिल्कुल जवाब सही है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। 24 का जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, लेकिन ये गद्यांश कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो बिना गद्यांश को पढ़े ही आप दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर दिया है वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, वीर का होता है वीरांगना। क्या होता है, वीरांगना, जो कि यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अडिग शब्द में निम्न से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। अडिग, आज से अगर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अडिग, मतलब आपका हो जाएगा उपसर्ग, है ना। क्या हो जाएगा, उपसर्ग, आपका जवाब बनेगा उपसर्ग बन जाएगा। यहाँ पर जो आपका है कौन है, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या होता है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। इसे बोलते हैं संधि, क्योंकि वर्ण दिया है ना, वर्ण दिया है तो आपके वर्णों से आपकी होती है संधि होती है, तो आपका जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है वर्ण शब्द वाक्यांश, मतलब यहाँ पर बताइए कि वर्ण के बाद आता है शब्द, है ना। जब दो वर्णों को मिलाओगे शब्द बनेगा, जब शब्दों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा पद, और जब पद को बनाएंगे तो बनेगा वाक्यांश, फिर आपका वाक्य। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है 28 में वो आपको बनेगा डी नंबर। क्या बनेगा, डी नंबर आपका बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा डी नंबर। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ये देखिए अनुप्रास अलंकार दिया गया है, देखी फूल फूल सी बच्ची, ये तो आपका है नहीं रूपक में, चरण कमल बंदा हो रहा है, ये आपका हो जाएगा रूपक में, मतलब वो आपका उपमा हो गया, ये रूपक हो गया। फिर घनश्याम दिया, ये भी नहीं है। तरन तनुजा, हाँ मिल गया, ऑप्शन मिल गया डी, तरन तनुजा तट तमाल तरवार बहुछाए, है ना, ऑप्शन डी आपका जवाब मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कौन शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाए कौन सा शब्द रक्त का। देखो रक्त मतलब आपका लहू होता है, रुधिर होता है, शोषित होता है ना, लेकिन यहाँ पर रिप नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रिप। अच्छा ये रिप जो होता है किसका होता है, जो रिप होता है ये किसका होता है, तो ये आपका होता है भाई दुश्मन का। क्या हो गया, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 30 नंबर में रिप जो होता है किसका होता है, दुश्मन मतलब शत्रु। ठीक है, क्या होता है, शत्रु का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैला आंचल के लेखक कौन है। चलिए अब तो हमेशा से पूछा ही जाता है मैला आंचल के जो लेखक हैं। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है फणीश्वर नाथ रेणु, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपके आंचलिक उपन्यासकार हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, फणीश्वर नाथ आपका रेणु राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग को, तो वो जो होंगे उनमें बोलेंगे सरकारी पत्र। क्या होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है और बताइए भाई यहाँ पर अशुद्ध जो है वो आपकी किस में है। स्वयंभू दिया है, स्मृति दिया है, स्वच्छंद दिया है और आपका स्वाति दिया है। तो आंसर तो आपको मिल ही गया है, क्योंकि ऑप्शन बी आपको साफ दिख रहा है। स्मृति इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, और आपको पता है माँ में जो आपको माँ होती है इस प्रकार से चढ़ा देते हैं स्मृति, है ना। तो यहाँ पर बी नंबर आपका गलत दिया गया था। अगला दिया है देह लता में समास कौन सा है। देह लता, देह लता, देह रूपी लता, मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 34 नंबर में, तो यहाँ पर हो जाएगा देह रूपी, मतलब यहाँ पर कि आपका देखो देह हो गया उपमेय और लता हो गया उपमान, मतलब यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा देह की तुलना लता से की गई है, ये कर्मधारय में होगा। ठीक है, ये जो दिया है ये कर्मधारय का, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। छाता बनावट कैसी है, छाता कैसा है, सूर्य कैसा है, अमरूद कैसा है, मतलब आपका जवाब यहाँ पर बनावट कैसी है ना, आंसर मिल गया ना। आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया पुल्लिंग नहीं है, तो बनावट आपका पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, संशय नहीं होता है, आशंका होती है।
क्या होती है, आशंका होती है। हमने कई बार इसे सॉल्व करा भी दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, इस पंक्ति में पूछा है अलंकार कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 37 नंबर जवाब दीजिए। 37 नंबर में तो बड़े बड़े मोती से, है ना, से शब्द से अदर में तो आप कोई मिल नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर जवाब बनेगा आपका ए नंबर, उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला दिया है, दिए गए वाक्य में से एक रेखांकित शब्द आपको दिया है, यहाँ पर दिया गया है कि उस शब्द में उपयुक्त उपसर्ग की कोटि का आपका है। कह रहे विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। यहाँ पर उप जो आपका दिया है, उप जो दिया है वो का है कैसा, ये होता है आपका कैसा, तो आपका ये तत्सम उपसर्ग है। कैसा है, तत्सम उपसर्ग है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। चलिए भाई 39 नंबर बताइए, शुद्ध वर्तनी क्या होगी। विरहिणी, विरहिणी, देखिए ऑप्शन बन रहा है सी, ऑप्शन सी बन रहा है विरहिणी, इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर आपके वाक्यांश में रिक्त स्थान बनना है। चलिए भर लीजिए, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय मनाएगा। तो जब भी कभी 25 वर्ष पूरे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, तो रजत जयंती होती है। क्या होती है, रजत जयंती होती है। इसका जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। वहीं पर आपसे बोलें कि जब 50 वर्ष होते हैं, 50 वर्ष के लिए हम लोग स्वर्ण जयंती बनाते हैं, ठीक है, स्वर्ण जयंती मनाते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर शताब्दी तो आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, संसद के दोनों भवनों में इस विवाद ने शीघ्र ही एक अप्रत्याशित रूप ले लिया, ठीक है। संसद के दोनों भवनों में इस विवाद ने शीघ्र ही क्या ले लिया, अप्रत्याशित रूप होता है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम आपका क्या है, निश्चित है। अदर यहाँ पर आपको मिलान करना है, और एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी कैसा भी पूछा जा सकता है, बस अरेंज करना आपको आना चाहिए। और नहीं आएगा तो वही आंसर आपको नहीं मिलेगा, मतलब 2 नंबर कट सकते हैं, गलती होगा। चलिए यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने के लिए बातें नहीं करते, बल्कि वे समय की बचत के लिए बातें करते हैं। देखो बन गया ना आंसर, तुरंत बन गया। बी वाला लॉक कर दीजिए, बन जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला मिला दीजिए, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। चलिए यहाँ पर देवकी नंदन खत्री आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, देवकी नंदन खत्री आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। छायावादी कवि नहीं है, देखिए नई शब्द लिया है ना, गलती मत करिएगा, नई शब्द आपको दिया है, जल्दी जल्दी आंसर लगाने से गलतियां हो जाएंगी। देखो यहाँ पर प्रसाद जी है, निराला है, और आपके यहाँ पर पंत हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी, आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये छायावादी कवि आपके नहीं है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। काली मिर्च में देखो काली शब्द आपको दिया गया है, काली क्या है, यहाँ पर विशेषण होगा, मिर्च यहाँ पर विशेष होगा। जहाँ पर विशेषण विशेष होता है वहाँ पर क्या होता है, तो आपका कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अगला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम बताइए। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम पूछा गया है, और इसका जो सर्वनाम बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर संबंधवाचक। क्या बनेगा, संबंधवाचक बनेगा, क्योंकि जैसा है वैसा है आपके संबंध को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, रा जो शब्द है वो आपका कैसा है। चलिए बहुत कंफ्यूज वाला वर्ड होता है। रा जो आपका है पार्श्विक है, लुंठित है, उत्क्षिप है, या ऊष्म है। चलिए 47 नंबर। तो देखो यहाँ पर रा है ना, और यहाँ पर हम आपसे बोलें कि जो आपका होता है, अच्छा ला तो पीछे हो जाता है पार्श्विक। यहाँ पर बताइए रा जो होता है वो कैसा होता है, पार्श्विक हो जाएगा, या लुंठित हो जाएगा, या उच्छिप हो जाएगा, या ऊष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए तो रा व्यंजन जो आपका होता है कैसा होता है, देखो जब बोलते हो रा, क्या बोलते हो रा, तो इसमें क्या होता है प्रकंपित। क्या होता है प्रकंपित। और इसमें से जो रा होता है उसे हम बोल देते हैं क्या, लुंठित। क्या बोलते हैं, लुंठित। इसमें जो जीव होती है ना, वो जीव का जो आगे से मुड़ना है ना, जीव का होता है आगे से मुड़ना। साथ में क्या होता है कि बिल्कुल आपको लुंठित बिल्कुल मिरोड़ जैसे आती है ना, और कंपन करने लगती है। तो याद रखिए इसे जो बोलते हैं लुंठित बोलते हैं, तो रा को बोलते हैं लुंठित, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिए लुंठित को हम लोग बोलते हैं प्रकंपित या कंपन जात, ये सभी नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना। वहीं पर जो आपका ला होता है ना, ला, तो ला होता है उसमें क्या होता है, ये जो होती है ये पार्श्विक, मतलब पीछे भाग जाती है, जीव के अगल बगल का भाग, ठीक है। मतलब यहाँ पर पार्श्विक अर्थ होता है कि जीव के अगल बगल का भाग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ला होगा वो आपको क्या होता है, पार्श्विक होता है।
तो याद रखिएगा यहाँ पर गलतियाँ बहुत होती हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो उल्टा बोल जाते हैं, है ना। तो रा होता है आपका क्या, लुंठित होता है, और पार्श्विक होता है आपका कौन सा, ला होता है। देखो पार्श्विक से याद रखिए जो जीभ है वो ला में जब बोलोगे तो पीछे भाग जाती है, ला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स वर्ण जो आपका है ये कैसा है, स वर्ण जो है ये आपका कैसा है। चलिए स वर्ण दिया गया है तो यहाँ पर आपका है तालब्य, कौन आ रहा है, तालब्य। तो आपका जवाब हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए नंबर, यहाँ पर आपका तालब बन जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर दिया गया है दिए गए वाक्यों में से जिस अंश में त्रुटि हो तो उसे आपको इंगित करना है, या नहीं है तो डी लगाना है। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। गलती तो है इसमें, और ये गलती क्या है ये बताइए। अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने पर अक्षम है में अक्षम है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन वाले में अगर आप देखेंगे कि इसमें सी वाले में देखिए, सी वाले में देखिए, सी वाले में कोई त्रुटि है, सी वाले में जो आपकी है वही आपकी त्रुटि है, और आपकी त्रुटि क्या है, तो यहाँ पर त्रुटि जो आपकी हो जाएगी क्या हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होकर, अपनी पैरों पर, अपने पैरों पर, अच्छा अपने पैरों पर खड़ी होकर, अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। अच्छा इसी में त्रुटि है, क्या बनेगा फिर, यह एक पुरानी सामाजिक समानता और मानसिकता है कि नारी स्वावलंबी बनने में अक्षम है। नारी स्वावलंबी बनने में, स्वावलंबी दिया है, नारी स्वावलंबी बनने में, देखो यहाँ पर बने क्या, शुद्ध क्या बनेगा कि यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी स्वावलंबी बनने में अक्षम है। यहाँ पर देखो जो दिया गया है कहीं ना कहीं आपको ये जो चीज़ें दिए गए हैं इनको ना भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। यही कारण है कि इसमें से समय भी आपको लग गया है, ठीक है, इसमें आपका सी होगा। अगला दिया गया है निम्न शब्द युग्म के सही अर्थभेद आपको चयन करना है। चलिए 50 नंबर में बताइए। तो आपसे दिया है मड़ी और आपका मड़ी, है ना, मड़ी और मड़ी। बताइए भाई मड़ी और मड़ी में क्या अंतर होता है, क्या क्या हम इसमें लगाएंगे। जो 50 का जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी। देखो मड़ी मतलब होता है रत्न और मड़ी मतलब होता है सांप, ठीक है, तो इसका जवाब बनेगा आपका सी नंबर। अगला है स्वर संधि का उदाहरण क्या है। स्वर संधि में आपने बताया था कि एक की मात्रा जो होती है वो आपकी गुण संधि होता है, और गुण संधि कहाँ पर है, ये नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि आपसे यहाँ पर यह अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य चयन करने। हाथी मोटा है, हाथी मोटी है, तो भाई हाथी मोटी होता है क्या, ये तो होता ही नहीं है ना। तो आपका जवाब इसी पर मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहीं पर आपको मिल गया है हाथी मोटा है, ये शुद्ध है, लेकिन हाथी मोटी है ये तो नहीं होता ना। अगला दिया गया है मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, वाक्यांश अर्थ के लिए मुहावरा बताइए। मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती। तोता चना बाजे खाना, कानों के कान बड़ों के कान होते हैं आंखें नहीं। ओठो निकली कोठो चली। देखिए इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा 53 में, 53 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ओठो निकली कोठो चढ़ी, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निजवाचक, निज मतलब होता है स्वयं, यह कह सकते हैं अपने के लिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अलबत्ता में कौन सा है, तो अलबत्ता में देखो अल है ना, अल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। बत्ता शब्द आपका मूल शब्द निकलेगा, अल इसमें क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अल दिया है दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है। दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है, तो दुर्दशा, दुर्वासा, दुरावस्था। अच्छा इनमें तो आपका दिया गया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 56 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है विलोम शब्द आपको बताना है। कठिनाई, और कठिनाई है तो सरलता कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कठिनाई है तो सरलता कर दीजिए, आंसर आपको मिल गया ए नंबर। अगला दिया रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निशेष पावे, ऊधक चाहे वो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का है। ये ऊधव की बात हो रही है भाई, और जहाँ ऊधव होता है वहाँ पर वियोग आपका होगा। यहाँ पर जवाब बनेगा कौन सा, बी नंबर, वियोग आपको जब वियोग श्रृंगार है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी गोपिकाएं हैं, तो उद्धव ने जब कृष्ण भगवान ने उद्धव से संदेश भेजा था और उनको जब दे रहे थे तब का संदेश आपका है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है लोकोक्ति में संधि बताना है। लोकोक्ति,
देखो यहाँ पर को में जो मात्रा है कौन सी आपकी ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा होती है किसमें, आपकी गुण संधि में। किसमें होती है, गुण संधि में। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा भाई, 59 का जवाब कौन सा बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला है कौन सा स्त्रीलिंग है, मित्र, सूचना, उपहार और आपका अध्याय। मित्र कैसा है, सूचना कैसी है ना, मिल गया आंसर, मिल गया ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, सूचना बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलावट में प्रत्यय कौन सा है, मिलावट, आवट, आवट क्या बन रहा है, आवट बन रहा है, मतलब आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका बनेगा कौन सा, डी, यहाँ पर आवट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वादी और वादी युग्म के सही अर्थ बताइए। वादी और वादी बताइए, वादी और वादी के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा। चलिए तो जवाब आ गया है यहाँ पर आपका राइट आंसर 62 में आपका बनेगा सी। देखो वादी मतलब होता है वक्ता और वादी मतलब होता है अजीर्ण होता है। ठीक है, 62 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला दिया गया है सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब भी आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर आपका सारंग है और ये भी सारंग है, सड़क है, मतलब इसका राइट आंसर आपको बनेगा ए नंबर। ठीक है, क्या होता है, सारंग होता है, ये वाला सारंग इसका जवाब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, इसमें सही था, इसमें सी नंबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधरों पर अली मंडराते केसों पर मुग्ध पपीहा। उल्टा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उल्टा। अधरों पर अली मंडरा रहे हैं और बालों पर क्या कह रहे हैं, पपीहा। तो भाई यहाँ पर भ्रमित होने वाली बात हो रही है ना, यहाँ पर भ्रमित होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जवाब बी नंबर हो जाएगा। भ्रमित हुए हैं तभी तो एक दूसरे में क्या हो गए हैं, उल्टा पहुंच गए हैं, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मुझसे उठा नहीं गया, और जब उठा नहीं गया है निगेटिव सेंस है और आपका कर्मक क्रिया है तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, भावाच्य होता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा 65 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला दिया है यहाँ पर गद्यांश, है ना, यहाँ पर काव्यांश है, और काव्यांश में यहाँ पर याद रखिएगा कि जो दिया गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वीरों के बारे में दिया गया है ना, नेपोलियन के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था, है ना, तो अगर ना भी पढ़ा जाए तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि क्या कहा था। तो यहाँ पर कह सकते हैं असंभव कायरो का शब्द है ना, उसने कहा था असंभव जो आपका है किसका है, तो कायरो का है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जवाब है वो आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कठिन पथ को देखकर कणवीरों की क्या प्रतिक्रिया होती है। जब कठिन रास्ता देखते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर 68 का जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा बी, है ना, वो मुस्कुराते हैं ऐसी स्थिति में। ये सब चीज़ उसमें दिया गया है, कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कौन सा लक्षण 20 पुरुष का नहीं है, भी है मुमुक्ष। बताइए 71 नंबर बताइए, 71 नंबर आपका बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए मुमुक्ष का बताइए क्या अर्थ होता है। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि देखो मुमुक्ष मतलब क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ये पढ़े कि आपने नहीं पढ़ा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये कह सकते हैं मोक्ष की कामना करने वाला। लेकिन अधूरा जब दिया हो तो उसको मत लगाइएगा। ठीक है, अधूरा लगा हो तो उससे मत लगाइएगा, मोक्ष का इच्छुक हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा मोक्ष का हो जाएगा कौन सा, मोक्ष का इच्छुक होगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वहीं पर जो मोक्ष इसका भी होता है, लेकिन क्या होता है जब पूरा वर्ड लिखा होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की कामना करने वाला, तब यहाँ पर बोलते हैं ये। ठीक है ना, लेकिन ये अधूरा लिखा है, अधूरा यहाँ पर आपका ज्ञान नहीं होगा। इसका पूरा आपका जो बनता है ये बनता है डी वाला, मोक्ष का इच्छुक मोक्ष हो जाता है। ठीक है, गहनता से सर्च करिएगा अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो आप कहेंगे कि सर जी मिल ही नहीं रहा है ना, अच्छे से चेक करिए। चलिए शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, 72 नंबर। चलिए 72 नंबर, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 72 नंबर में, जो शिव की तो शय होता है, जो शिव की करेंगे उन्हें शय कहेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम नहीं है, कौन सा विकल्प विलोम नहीं है, तो इष्ट का अनिष्ट दिया है, अन्नत का औनत दिया है, उत्कर्ष का निष्कर्ष। तो आपका जवाब मिल चुका है ना, मिल गया कि नहीं मिल गया, ऑप्शन सी मिल गया है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है ना कि निष्कर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला दिया है कैंची किस भाषा का शब्द है, कैंची किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर 74 का जवाब दीजिए। चलिए कैंची कैसा है, तो कैंची है आपका तुर्की, कहाँ से आया है, तो कैंची आया आपके तुर्की भाषा से। ठीक है, डी नंबर। अगला दिया है मोह शब्द में एक जो विशेषण है कैसा है, मोह कैसा है, तो ये भी गुण ही होता है ना, मोह भी होता है गुण ही तो होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है निर्झर शब्द का पर्याय बताइए, निर्झर का पर्याय, निर्झर का पर्याय होता क्या है, तो देखो झरना, निर्झर मतलब होता है झरना, और झरना को हम लोग बोलते हैं प्रपात,
ठीक है, तो आंसर आपका बने कौन सा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा प्रपात। अगला दिया निम्नलिखित में से अलंकार पहचानना है। करहंस कला निधि खंजर कंज कछु दिन केशव देख जिए। यहाँ पर देखो का शब्द है, का भी है, खा है और आपको यहाँ पर का दिया है, का दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जवाब भी आपके सामने दिया है ना, और क्या दिया है, तो ऑप्शन सी दिया है अनुप्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न का जवाब दे दोगे ना, सब लोग दे दीजिएगा। ऑफलाइन भी दिया करिए यार, आप लोग ऑफलाइन दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है कि आपने यहाँ चलो कम से कम कुछ तो यहाँ पर दिया है, नहीं तो हम समझेंगे आपको आते नहीं है ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट करिएगा कि पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग कि पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है आपके इलाहाबाद से। ठीक है, वर्तमान में कह सकते हैं इसका क्या नाम है, प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चलिए जवाब दीजिए, साथ में जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा आपकी कोल्डी हवा से। ठीक है ना, कहाँ से हुआ है, तो आपकी कोल्डी हवा से आपके धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं। सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए, याद रखिएगा। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल है सराय नाहर जो राय है, ये उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है। सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब अभी नहीं आ रहे हैं। एक ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपके प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ जहां पर आपका आंवला उत्पादन आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई। लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। चलिए जवाब दीजिए खटाखट, बिल्कुल जवाब देना है बिल्कुल। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, लोहे की जो खोज की उत्तर प्रदेश के जनपद से प्राप्त हुए हैं वो आपके वाराणसी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 5 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है फिर से कि बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी। यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपके प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका नवपाषाणिक स्थल है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, ये आपका कौन सा स्थल है। 7 का जवाब दीजिए यहाँ पर, 7 का ऑप्शन राइट जो कि अभी आपका आया था कोल्डी हवा, चावल है ना, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कोल्डी हवा। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य के किन जिलों से नवपाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये आपके नवपाषाणिक काल के जो आपके साक्ष्य हैं कहाँ कहाँ से आपके प्राप्त हुए हैं। 8 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो याद रखिएगा ये आपके ABCD अर्थात कह सकते हैं इलाहाबाद से भी है, मिर्जापुर से भी है, सोनभद्र से भी है और आपके प्रतापगढ़ अर्थात ABCD आपका ऑप्शन राइट आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर पूरा पाषाणिक साक्ष्य पूछा है और राज्य के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो राज्य के किस जिले से पूरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, इलाहाबाद से भी, सोनभद्र से, चंदौली से भी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है। काफी बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, वेरी गुड, सभी का जवाब आ चुका है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके मेरठ में। कहाँ पर है भाई, आपके मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक जो आपका सभ्यता का जो साक्ष्य है किस स्थान से प्राप्त हुआ है। 11 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा आपके सहारनपुर से। कहाँ से, आपके सहारनपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। चलिए जवाब दीजिए।
तो कौन सा जनपद है आपका? बिल्कुल सही जवाब है, काफी बच्चों का आ गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है आपका डी अंग, ये आपके कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं था। अदर वहीं पर सूरसेन, कौशल और काशी ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। नेक्स्ट कर आपसे, चेरी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? चेरी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? 13 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है, काफ़ी बच्चे वहाँ से बिलोंग भी करते हैं। तो चेरी महाजनपद जो था वो उस समय आपके बांदा में, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, बांदा। ठीक है, 13 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? 14 का ऑप्शन राइट आपको बताना है। तो 14 का ऑप्शन राइट आपका जो मल्ल महाजनपद था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में था, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जिसका जवाब सी आया है बिल्कुल सही है आपका कुशीनगर। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित है? एरिया एमपी क्वेश्चन आप है। तो आपके 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में हैं? 15 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर हो जाएगा सी आपके 8। ठीक है, तो जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? कपिल वस्तु जो आपकी है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस जनपद में अवस्थित था? 16 का जवाब देने शुरू हो गए, यहाँ पर काफी बच्चों के आ गए जवाब। तो 16 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपके सिद्धार्थ नगर में। कहाँ पर भैया? तो कपिल वस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश किस नगर में? तो सिद्धार्थ नगर, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे ऋषि पत्तन या कह सकते हैं मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपकी बहुत बार पूछा गया है। ऋषि पत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? 17 का जवाब दीजिए यहाँ पर। सभी लोग साथ में जवाब दीजिए, जिसे आ रहा है वो भी जवाब दें, नहीं आ रहा है उसको भी जवाब देना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा। जो सारनाथ है, सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम या कह सकते हैं आपके मृगदाव के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? 18 का जवाब दीजिए। 18 का ऑप्शन राइट। तो बौद्ध धर्म का पालना ये आपका है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा आपसे महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? 19 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। भाई 19 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपका मथुरा। याद रखिएगा कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र कौन था? 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी आपका मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? बुद्ध काल में जो उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? मुख्य गणराज्य कितने थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी आपके 7 थे। याद रखिए बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? 7 थे, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? आपके पूरे उत्तर प्रदेश से जो आपके हैं या आपके जो कि उत्तर वैदिक कालीन है ये किस प्रकार के मृद भांड के हैं साक्ष्य? ये है आपके ऑप्शन राइट ए हो जाएगा लाल मृदभांड, जिसका जवाब ये आया है बिल्कुल सही होगा लाल मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और 22 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपके फर्रुखाबाद, जिसका जवाब बी है बिल्कुल सही है फर्रुखाबाद, जो कि आपका कह सकते हैं काम्पिल्य संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे टोपरा कामा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित था? टोपरा जहां से कि अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो आपके कहां पर किस जनपद में स्थित था? तो टोपरा स्थित था आपके 23 का ऑप्शन राइट हो जाएगा डी आपके सहारनपुर से। कहां से भैया? आपके सहारनपुर, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? 24 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 24 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपके सारनाथ से लिया गया, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? चलिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? 25 का जवाब दीजिए यहाँ पर। भाई 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपका मथुरा। याद रखिएगा आपका जो मथुरा है इसे भारतीय मूर्तिकला का जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? आपको 26 का जवाब देना है। 26 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट सी आपके शुंग वंश ने। ठीक है, तो आपके अयोध्या का शिलालेख जो आपके वो शुंग वंश, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? इजी क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? 27 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर।
तो यहाँ पर जवाब आपका आ चुका है 28 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपके मथुरा। ठीक है, आपकी कुषाण वंश की जो दूसरे शासकों की दूसरी राजधानी थी वो आपकी कौन थी? आपकी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला जो प्रशस्ति काव्य कहाँ स्थित है? जो समुद्रगुप्त के कह सकते हैं सभी विजयों का वर्णन किया गया है वो आपके किस प्रशस्ति में आपका किया गया है, कहाँ पर आपके किया गया है? और ये जो किया गया है आपके प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, कहाँ पर? प्रयाग प्रशस्ति में आपके समुद्रगुप्त के सभी विजयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश की स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होना चाहिए, किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो इसका जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर ऑप्शन राइट आपका गाजीपुर हो जाएगा, जहाँ पर स्कंदगुप्त ने कह सकते हैं कि भीतरी अभिलेख लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? 31 का जवाब दीजिए, धर्मराज का स्तूप कहाँ पर स्थित है? 31 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा आपके सारनाथ में। जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है, धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है? आपके सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि 32 नंबर है कि हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? क्वेश्चन आपका हमेशा से पूछा जाता है, हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थलों पर आपके बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया है यहाँ पर आपसे पूछा है। 32 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भाई 32 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपका देखिए यहाँ पर आपके प्रयाग में भी कराया गया है और आपके कन्नौज में। ठीक है, प्रयाग में और आपके कन्नौज में। इस प्रकार से बी और डी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बी और डी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरा केवल बी और आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करते हुए दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दें। अर्थात जो महाजनपद थे वर्तमान में उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 33 का। तो यहाँ पर 33 को देखते हैं, तो 33 में यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका वत्स है, वत्स आपका जो कहा जाता है वो आपके इलाहाबाद क्षेत्र को। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। जो आपका कोसल है, कोसल आपके किसको कहते हैं? अयोध्या के आसपास को बोलते हैं। ठीक है, अयोध्या के आसपास को। पंचाल, तो पंचाल बोलते हैं आपके बरेली बदायूं के आसपास के क्षेत्र को, ये आपका 4 हो जाएगा। और जो मल्ल है, मल्ल बोलते हैं आपकी कुशीनगर के आसपास को, अर्थात ये आपका 3 हो जाएगा। तो आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड अर्थात ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? बार बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके, चाहे यूपीपी हो या किसी में भी हो। तो सिराज हिंद बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह आपसे आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर या आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 35 का जवाब आपको देना है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर काफी बच्चों को आ चुके हैं। तो आगरा शहर की स्थापना आपके सिकंदर लोदी ने किया था, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? जवाब दीजिए। 36 का जवाब देना आपको, अटाला मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जौनपुर में। जिसका जवाब डी आया है बिल्कुल सही है, जौनपुर। नेक्स्ट कह आपसे बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया? बदायूं का जो जामा मस्जिद है, याद रखिए जामा मस्जिद बदायूं में भी है, और बदायूं की जो जामा मस्जिद बनवाया है वो आपकी किसने बनवाया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, आपके इल्तुतमिश ने। जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट कर आपसे सरकी साम्राज्य की स्थापना कहां पर की गई थी? चलिए जवाब दीजिए, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहां पर की गई थी? 38 का जवाब देना आपको, 38 का ऑप्शन राइट, तो बिल्कुल सही जवाब है 38 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके जौनपुर में। कहां पर भैया? आपके जौनपुर में है। नेक्स्ट कर आपसे जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? चलिए जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? 39 का जवाब देना है आपको। किसने की थी भाई? बिल्कुल सही जवाब आ गया है सभी का, फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह आपसे आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आपके हैं। तो आपके आगरा के किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपका शाहजहां। तो जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, शाहजहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? प्यारा क्वेश्चन। चलिए 41 का जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। याद रखिएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई अयोध्या के बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो आपको पता है कि बाबर के साथ आए थे मियां मीर बांकी। ठीक है, तो मियां मीर बांकी ने यहाँ पर कह सकते हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि पहले से यहाँ पर आपका संस्कृत विश्वविद्यालय था, या कह सकते हैं एक मंदिर था जिसको तोड़वाकर बनाया था। और आपका निर्णय तो आ ही चुका है, आप सबको पता ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? 43 का जवाब आपको देना है और 43 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा है आपके ऑप्शन राइट आपके आगरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगरा में जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? 44 का जवाब दीजिए यहाँ पर, सभी लोग जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगरा में जहांगीरी महल का जो निर्माण करवाया था आपके अकबर ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? 45 का जवाब दीजिए, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? सबको पता होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, शाबाश, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी, आपके फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर भैया? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए इसका तो बता ही सकते हैं ना, 46 का। 46 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिकंदराबाद में। ठीक है, कहां पर आपके? सिकंदरा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सिकंदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगरा की लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? 47 का जवाब दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए, याद रखिए। आगरा की लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? 47 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? 48 जवाब दीजिए। ताजमहल का निर्माण, तो भाई ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? आपके शाहजहां ने। आप सबको पता है कि शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ये तो बहुत बार पूछा गया है, आता भी होगा आप सभी को। बिल्कुल सही है, तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी था, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? 50 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 50 का ऑप्शन राइट, तो बिल्कुल सही जवाब है कि बीरबल का जो जन्म हुआ था वो आपकी हुआ था, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा कालपी में। कहां पर हुआ था? कालपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? 51 का ऑप्शन राइट, 51 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके शाहजहां ने किया था। ठीक है, शाहजहां ने। नेक्स्ट कर आपसे, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? 52 का ऑप्शन राइट बताइए। पंचमहल, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट कर आपसे, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? 53 का जवाब दीजिए भाई। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी, ये भी आपके फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ स्थित है? 54 का जवाब देना आपको, और मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका 54 का हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।